1987 में दुनिया में पहला कमर्शियल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आया था, यानी आज से कोई 35 इयर्स पहले। और 1990 से दुनिया ऑनलाइन होना शुरू हुई है। अमेरिका में, यूरोप में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल उस ज़माने से बढ़ता शुरू हुआ है और एक तरह का यूँ समझेगा टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आ गया दुनिया के अंदर। इंफॉर्मेशन का सैलाब आ गया दुनिया में। कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स आते ही इंफॉर्मेशन का सैलाब आ गया और दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा आपको तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आईं। हमारे साउथ एशिया के मुल्क वैसे ज़रा स्लो हैं। अक्सर हमारे मुल्कों में ब्यूरोक्रेसीज़ में आपको बुढ़े बाबे भरे हुए नज़र आते हैं, पुराने ज़माने के। मतलब हम जो है ना, हम देर कर देते हैं हमेशा साउथ एशियंस। हमने इस रिवॉल्यूशन को भी अडॉप्ट करने में हमें 10 साल लग गए। यूरोप वालों ने किया, उसके कोई 10 साल के बाद ये चीज़ें हमारी तरफ कॉमन होना शुरू हुई। बल्कि हद तो ये हो गई कि इवन आज भी आपको साउथ एशिया के कई मुल्कों में ऐसे पुराने टॉप के ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं जिनको कंप्यूटर तो छोड़ दें, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आता ठीक से। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खुद 18-20 ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के काम के लिए असिस्टेंट रखा होता है उन्होंने, सरकार को दुगना खर्च कराते हैं। सो वी आर वेरी स्लो, वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हम जो है ना थोड़ा सा पीछे हैं। यूरोप और अमेरिका की जो मार्केट्स हैं, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ के जो सिस्टम है, ये एडवांस लेवल के हैं, इसीलिए वो तेज़ हैं हमसे। उनकी तरक्की की स्पीड तेज़ रही है। जो चीज़ इनकी तरफ आती है हमारे पास, वो सालों के बाद उसका इदराक होता है, लोगों को पता चलता है और इदारों को पता चलता है कि ये चीज़ें हैं, और सालों बाद जाकर हमारी तरफ वो चीज़ें कॉमन होना शुरू होती हैं। एशिया में सिर्फ चीन वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने वेस्ट और अमेरिका को टेक्नोलॉजी के मामले में इस दौरान कम्पीट किया है और भरपूर तरीके से कम्पीट किया है सही मानाओं में। चाइना सिर्फ एक ऐसा मुल्क है, और बाकी भी जापान और ये सारे तो प्रो वेस्ट मुल्क है ना, लेकिन चाइना कम से कम ऐसा मुल्क है जो कि प्रो वेस्ट नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पे कम्पीट किया है। हमने नहीं किया अपने बलबूते पे, साउथ एशिया के बहुत सारे मुल्कों ने। हमारी तरफ इंटरनेट और कंप्यूटर्स और ये सारी दुनिया तो आ गई ऑनलाइन, लेकिन अब मसला ये हो गया है कि हम इस पर डिपेंडेंट भी हो गए, लेकिन हमारी कोई बेहतर लेवल की कोई डेटा या फिर साइबर सिक्योरिटी नहीं है। हमने अडॉप्ट कर ली, अडॉप्ट करने के बाद अब हम नया एक मसला फेस कर रहे हैं सारे मुल्क साउथ एशिया के तकरीबन, और वो साइबर सिक्योरिटी का मसला है। बांग्लादेश और इंडिया मिसाल के तौर पर अपनी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अब बना रहे हैं, जाकर इस पे काम कर रहे हैं अब। हालांकि इनको ये काम अर्ली 2000 से ही करना शुरू कर देना चाहिए था, जब ये सारी चीज़ें हमारी तरफ आ रही थी ना, हमने उसको उसी वक्त शुरू करना था काम, आज से 20 साल पहले। लेकिन ये दोनों मुल्क जो हैं, बांग्लादेश और इंडिया, ये आज साइबर सिक्योरिटी पर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और पाकिस्तान का तो पूछे ही नहीं, इसका तो कहना ही क्या है भाई। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर होने वाली कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू इंटरनेट पे सेल के लिए अवेलेबल है। breach.to नाम की करके कोई वेबसाइट है, उस पर बोली लग रही है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको डेटा मिलेगा, सेंसिटिव डेटा उसको मिलेगा। वहाँ पाकिस्तान में भी डेटा सिक्योरिटी का तो वी आर फार बिहाइंड। हम साउथ एशिया में किसी को भी, चाहे आप इंडिया को ले लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क को ले लें, हम में से किसी मुल्क को खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम इस डोमेन में कोई बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, हम अच्छे नहीं हैं, हम पीछे हैं। अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। वी डोंट हैव क्रेडिबल सिक्योरिटी सिस्टम्स हेयर। बल्कि मुमकिन है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमारे मुल्कों की डेटा का बड़ा हिस्सा पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका हो और हमें पता भी ना लगा हो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। कैसे? इन मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खास तौर पर इनकी बात करता हूँ, हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं ना, ये हम तो नहीं बनाते थे ना, पहले हम बाहर से मंगवाते थे। ख़ास तौर पर आप देखें, कंप्यूटर्स हम बाहर से मंगवाते थे, लैपटॉप्स, हम टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन्स ये हम बाहर से मंगाते थे। अब चाहे कुछ हमारे यहाँ हाल में रिसेंटली लोकल ब्रांड्स बनने लगे हों, लेकिन अब भी मेनली तो हम बाहर से ही मंगवाते हैं ना ये सारी चीज़ें। तो आपका क्या ख्याल है कि डेटा की भूखी इस दुनिया में इन मुल्कों ने कोई अटेम्प्ट नहीं की होगी जहाँ से हम चीज़ें मंगवाते हैं? इन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं की होगी हमारे जो लोगों की फिंगरप्रिंट्स हैं, उनकी शक्लें, उनका बैंक बैलेंस और दीगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इन डिवाइसेस की मदद से, जो कि उन्होंने हमें बेची? आपका क्या ख्याल है, ये अटेम्प्ट नहीं हुई होंगी इतने 20-30 सालों के अंदर? आज की दुनिया का जो ऑयल है ना, तेल, पहले तेल पे जंगें होती थी ना, लेकिन आज की दुनिया का तेल डेटा है। जिसके पास जितनी ज़्यादा डेटा है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल मुल्क है। लोगों को छोड़ दें आप, पब्लिक को छोड़ दें। ये जो हम सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में, डिफेंस और बाकी इवन दीगर सेंसिटिव इदारों में भी इतने सालों से सॉफ्टवेयर यूज़ करते आ रहे हैं, क्या ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम्स की जासूसी नहीं करते होंगे? एक सोचने की बात है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं कि आपने इंस्टॉल किया और आपकी डिवाइस के अंदर ये आ गया, और जो कुछ भी होगा ना उस डिवाइस के अंदर, वो सारा का सारा
दूर दराज किसी दूसरे मुल्क के सर्वर में खामोशी के साथ स्टोर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले जहाज हाईजैक होते थे, लेकिन अब एयरपोर्ट्स के जो कंट्रोल टावर से और एयर डिफेंस सिस्टम से वो हाईजैक होने लगे हैं और 100 जहाज आपस में टकरा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे टकराए, किसने टकराए। ये सब हो सकता है आज की दुनिया में। अब तो हालत ये है कि हॉस्पिटल में क्रिटिकल हालात में मौजूद कोई हाई वैल्यू टारगेट जो होगा ना, उसके हेल्थ के इक्विपमेंट्स मैनिपुलेट करके उसको मारा जा सकता है। दिल में लगा पेस मेकर वो भी हैक हो सकता है, उसको तेज़ या आहिस्ता करके भी बंदा धपड़दूस किया जा सकता है किसी के नज़रों में आए बिना, बल्कि पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम को भी, वो रैंसमवेयर एक आजकल बड़ा मशहूर है, पूरे के पूरे मुल्क का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसको या किसी हॉस्पिटल के हेल्थ केयर सिस्टम को भी हैक किया जा सकता है और फिर वो उनसे पैसे लेके और फिर वो उसको छोड़ देते हैं। ये भी हो रहा है आज की दुनिया में। हमारे रीजन्स के बहुत से मुल्क अब जाकर अपनी एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर रहे हैं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब इन मुल्कों की स्लो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी मेकर्स को अंदाज़ा हुआ ना कि ओह ऐसा भी हो सकता है क्या। बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स ने शुरू में मोबाइल फ़ोन्स जब इंपोर्ट करने की मंजूरी दी ना, तो वो इतने इल प्रिपेयर्ड थे, इतने दुनिया से कट ऑफ थे कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन सिम्स को और मोबाइल फ़ोन के जो सेट है ना, सिमों को ख़ास तौर पर ऐसे ही आम तौर पर दुकानों पे मिल रही होती थी, टॉफ़ियों के साथ और बिस्किट्स के साथ आम दुकानों पे सिम मिल रही होती थी, मोबाइल की सिम। ना तो कोई रजिस्ट्रेशन होती थी, ना तो कोई चेक एंड बैलेंस होता था। ऐसे ही आप जाएं और टॉफ़ियों के साथ और इनके साथ किरियाने की दुकान पे, ग्रॉसरी पे सिम मिल रही होती थी। इस कदर शॉर्ट साइटेड पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी मेकर्स रहे हैं। इनको लगा कि ये भी कोई वो जो टेलीफोन होती है लैंडलाइन, उस किस्म की चीज़ है कोई। उन्होंने इसको इस तरह से ट्रीट किया और बाद में फिर ये होने लगा कि पाकिस्तान के अंदर क्राइम्स में और टेररिज्म में सिमें वही वाली जो थी अनरजिस्टर्ड वो यूज़ होना शुरू हो गई। तो फिर उनको वो लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है, तो फिर उन्होंने रजिस्टर करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने थंब वेरिफिकेशन से सिम्स को रजिस्टर करना और ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। वरना पहले चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ और बिस्किट्स के साथ सिम पड़े हुए मिलते थे दुकानों पर। ये हमारा लेवल है साउथ एशिया के मुल्कों का। डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के हवाले से हमारा ये लेवल है। वी साउथ एशियंस आर डेकेड्स बिहाइंड द डेवलप्ड वर्ल्ड इन साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। हम बहुत पीछे हैं। आपका जो मोबाइल है इसमें बज़ाहिर इंटरटेनमेंट कोई ऐप होगा कि यार आप जो है वो ऐसी एप्लीकेशन देख रहे हैं जो कि इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं, या कोई गेम होगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जो ऐप हैं वो आपकी कैमरा खोल सकते हैं, कभी भी आपको पता ही नहीं चलेगा। वो कैमरा खोल सकते हैं, आपके माइक को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और आपका डेटा ले सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं उस वक्त वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा। ये हो सकता है। मशहूर कम्युनिकेशन ऐप्स आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारी डेटा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है। आप जिससे बात करते हैं ना, उसके अलावा और आपके अलावा किसी को पता नहीं होता कि क्या कम्युनिकेशन हो रही है। हम भी नहीं दे सकते, बट दिस इज़ लाई। ये डेटा दुनिया के किसी न किसी सर्वर में जा रहा होता है। कोविड के बाद जब लॉकडाउन्स लगे हैं ना, तब तो और ज़्यादा दुनिया डाइवर्ट हुई है इंटरनेट की तरफ। जो पहले इंटरनेट पे नहीं था वो भी आ गया लॉकडाउन्स के दिनों में, वो भी आ गए इसके अंदर। और अब फैक्ट ये है कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं। हमारे जो मुल्क है ना, हमारे जो रीजन्स है ना, बांग्लादेश प्रिपेयर्ड है ना, इंडिया प्रिपेयर्ड है ना, पाकिस्तान प्रिपेयर्ड है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, आधे से ज़्यादा बांग्लादेश के बैंक्स जो हैं वो साइबर अटैक्स के लिए वनरेबल है। पैसे निकलवाए जा सकते हैं। एक तो बहुत बड़ी वारदात हुई थी 2-3 साल पहले, 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसे जो थे वो अटैम्प्ट हुई थी उनको निकलवाने की बांग्लादेश की बैंक के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर कई बैंकों पे साइबर हमले हो चुके हैं, बड़े पैसे उनके निकलवाए जा चुके हैं। तो इन रीजन्स के इवन बैंक्स भी जो है वो वनरेबल हैं। बाकियों को तो छोड़ देना, कॉमन पब्लिक को तो छोड़ दें, जनरल पब्लिक तो अच्छा। इंडिया 6ठे नंबर पर आता है दुनिया में जो टॉप के मुल्क हैं जिनके ऊपर साइबर हमले होते हैं, उसमें इंडिया जो है वो टॉप 10 में आता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 3रे नंबर पर है इंडिया या 6ठे नंबर पर है, लेकिन नेवरदलेस इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो साइबर हमले हो रहे होते हैं उसमें से एक इंडिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सारे मुल्कों को इमरजेंसी बेसिस पे इस वक्त साइबर सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड और इनके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो चुका है। इन्होंने देर से टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की हुई हैं और उसका फिर ये खामियाजा भुगत रहे हैं अभी तक। कॉमन पब्लिक को तो छोड़ दें, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो भी आजकल महफूज नहीं रहे, बैंक्स महफूज नहीं हैं। लिहाजा इनको जो है ना साइबर सिक्योरिटी पे इमरजेंसी बेसिस पे काम करना चाहिए और इसमें कुछ अपने आप को तगड़ा करना चाहिए, सारे साउथ एशिया के मुल्कों को और ख़ास तौर पर ये 3 मुल्क हैं।